Hey guys, welcome back to another video on our channel Unboxing Perspectives. I am Kalika and today I am here with another author interview for you. So आज के वीडियो में हम जिनसे बात करने वाले हैं उनका नाम है संध्या गुप्ता और वो लेखिका हैं दो बहुत ही खूबसूरत हिंदी कहानियों की किताब की। तो उनकी दो किताबों के बारे में हम आज बात करेंगे। एक है जिंदगी फिर भी गुलजार है जो कि एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसमें हिंदी की छोटी छोटी कहानियां आपको देखने को मिलती है और दूसरी है प्रतीक्षित जो कि आप कहानियों के साथ साथ में कुछ कविताएं और कुछ इलस्ट्रेशंस भी आपको प्रोवाइड करवाती हैं। दोनों ही किताबें बहुत ही खूबसूरत किताबें हैं। सो टू गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड, उनके बैकग्राउंड के बारे में अगर हम बात करें तो संध्या मैम ने जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया हुआ है और उसके साथ साथ में इन्होंने हाल ही में राइटिंग वापस से शुरू करी है और साथ में वो अभी करेंटली खूब सारे सोशल वर्क में इन्वॉल्व है। कोई बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच्ड है और वो वहाँ पे सोशल वर्क से अपने कुछ एक्सपीरियंस, अपनी कहानियाँ और साथ में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कुछ कहानियाँ हमारे साथ लेके आई हैं। तो ये दोनों ही बुक्स बहुत ही खूबसूरत है और इसमें हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई इतनी सारी कहानियाँ हैं कि हम इनसे बहुत ही कनेक्टेड फील करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संध्या मैम से और हम जानेंगे कि वो किस तरीके से अपना राइटिंग स्टाइल रखती हैं, किस तरह की किताबें उन्हें इंस्पायर करती हैं, किस तरह की किताबें पढ़ना उन्हें पसंद है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के हम मैम को बुलाते हैं हमारे चैनल पे। So hello Sanya ma'am on the channel. I am so glad कि आप थोड़ा टाइम निकाल के हमारे साथ आ पाए हैं इस कॉन्वर्सेशन के लिए। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे दो किताबों के बारे में जो है प्रतीक्षित और जिंदगी फिर भी गुलजार है और दोनों की ही राइटर संध्या मैम है आज हमारे साथ में है जो इस चैनल पे। आई वेलकम यू विथ माई ऑल माई हार्ट कि आप थैंक यू सो मच आपने अपना टाइम निकाला। थैंक यू कनिका, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। वैसे हमारी जो आज की किताब है वो दोनों ही किताबें कहानी संग्रह है और इसलिए मेरे लिए बहुत खास है। मुझे कहानियों का बहुत शौक है तो जो लोग हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैम इसके पीछे आपने जो दो कहानी संग्रह लिखी हैं उसके पीछे आपकी क्या प्रेरणा रही, मतलब आपको क्या मोटिवेशन है जिसकी वजह से आप इतना अच्छा लिख पा रहे हैं। इसकी जो कहानियां मैंने देखी वो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। उसमें बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे साथ होती हैं और हम उसे देख के कभी हंस लेते हैं कभी भूल जाते हैं। तो बहुत ही रिलेटेड है कि हमारी लाइफ से दोनों ही बुक्स की कहानियां। क्या आपकी प्रेरणा क्या है उसके पीछे? कनिका, अगर सच कहूँ तो प्रेरणा मेरा परिवार। परिवार का मतलब सिर्फ गुप्ता परिवार नहीं है, परिवार का मतलब है जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा सोशल सर्कल है, वो सब रहा है हमेशा। क्योंकि जब भी मैं उनसे मिलती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसे कन्वर्सेशन हमारे सामने आते हैं जहाँ लगता है कि हमें, जैसा कि आप जानते ही हो कि मैं नारायण की सत्संग परिवार से बहुत गहरा ताल्लुक है मेरा। जी। तो कहीं ना कहीं जब भी कोई लाइफ में कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमेशा उसका पॉजिटिव सोल्यूशन की ओर ध्यान जाता है। और वो पॉजिटिव सोल्यूशन कई बार लोगों को नॉन प्रैक्टिकल लगता है कि कहीं ऐसा भी होता है क्या। पर मैं हमेशा लोगों को पॉजिटिव सोल्यूशन देना चाहती हूँ। और कई बार लोग वो लेने के मूड में नहीं होते और उनको नहीं कहा जा सकता जिस दौर से वो गुजर रहे होते हैं। तो ऐसे में मैंने माध्यम बनाया कहानियों को कि सिचुएशन उनकी है, सॉल्यूशन वो अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर मैं पॉसिबल होता है तो मैं उनको सॉल्यूशन देती हूँ, नहीं तो मैं उनको कहानियों का आकार दे देती हूँ। और कहानियों का आकार देकर लोगों के सामने, अपने पाठकों के सामने, अपने समाज के सामने रखती हूँ। और जब वो पढ़ते हैं तो उनको सॉल्यूशन मिलता है। और कई बार मेरे पास लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं कि मैं इस दौर से निकल रही थी और इस कहानी को पढ़ के मुझे सॉल्यूशन मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस प्रेरणा के स्रोत तो मेरी फैमिली और मेरा परिवार, मेरा मित्रगण और मेरा सारा सोशल सर्कल है, जहाँ से मुझे परिस्थितियाँ मिलती हैं और उनका मैं पॉजिटिव सॉल्यूशन ढूँढने में लग जाती हूँ। बिल्कुल, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे आस-पास जो हमें ये लगता है कि हाँ, हम इनसे इंस्पायर हुए हैं। तो इसमें जो इतनी कहानियाँ हैं, क्या आप कोई ऐसी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जो आपको हमेशा याद रही या वो बहुत ही मोमेंटस थिंग था आपके लिए क्योंकि आपने इतनी सारी कहानी लिखी है तो? जैसा कि मैं कहूँगी कि जब मैं पढ़ती थी, कॉलेज में थी, तो मुझे जो लोग बच्चों को अडॉप्ट करते थे वो बहुत अच्छे लगा करते थे। मुझे लगता था कि वो कितना बड़ा काम करते हैं। एक ऐसे बच्चे को अडॉप्ट करना कि जिसके जीवन में माता-पिता नहीं हो, उनके जीवन में माता-पिता के रूप में आना।
तो वो चीज़ मुझे बहुत प्रेरणा देती थी। तो मैंने अपनी कहानी अडॉप्शन पे लिखी है। एक कहानी जब भी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, तो एक डॉक्टर का ये आया था कि वो डॉक्टर दिन-रात उसने मेहनत की, सिर्फ़ इस बात के लिए कि वो अपने हॉस्पिटल के हर एक मरीज़ को ठीक कर सके। उसने और वो किस तरह से एक एंजल बन के उनके जीवन में आई और अल्टीमेटली उसको कोविड हो जाता है और कोविड के दौरान जब वो कोविड और उसके ऊपर बहुत सारा डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं और एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जब डॉक्टर्स बोल देते हैं कि वी कैन नॉट से एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। उस वक़्त जब लोगों को पता चलता है, उन पेशेंट को पता चलता है जिनके लिए उसने सेवाएँ की थी, तो वो उसके लिए बहुत प्रार्थनाएँ और उपवास, व्रत सारी चीज़ें करते हैं और अल्टीमेटली वो उन स सब कोविड की जंग जीत कर आ जाती है और जब वो घर अपने जा रही होती है, तो पूरे अमेरिका में जो उसके हॉस्पिटल से लेकर उसके घर तक का जो पूरा रास्ता था, वो पूरा रास्ता थैंक यू लेटर्स, लोगों की भीड़, जबकि वहाँ रिस्ट्रिक्शन थे, स्टिल भी लोग अपने घरों के बाहर खड़े होकर उसका वेलकम कर रहे थे, उसका स्वागत कर रहे थे। तो एक ऐसी स्टोरी एंजल जो कि एकदम जी, मेरी जितनी भी स्टोरी हैं मोस्टली सारी स्टोरीज़ दिनचर्या के जो लोग जी, सामान्य जीवन में हम परिस्थितियाँ देखते हैं उनसे ही रिलेटेड है। पर ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत नज़दीक है क्योंकि किसी ज़माने में मैं भी डॉक्टर बनना चाहती थी और लोगों की सेवा करना चाहती थी। वो संभव नहीं हुआ तो मैं कहीं उस एंजल के रूप में मैंने अपने आप को देखा और मैं बहुत-बहुत नतमस्तक हूँ उस एंजल डॉक्टर के आगे जिसने इतना कुछ किया और जब वो वापस आई तो लोगों ने किस तरह से उसका स्वागत किया। तो वो इस कहानी में मैंने दर्शाने की कोशिश की है और जो लोगों को बहुत पसंद आई। बहुत पसंद आई मुझे भी। मेरी भी ये ऑलमोस्ट फेवरेट्स में से है एक, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो मैंने मेरी फेवरेट्स के जैसे मार्क करके रखी हुई है इन बुक्स में। बट हुँ, उनमें हुँ। से एक ये भी है, आई रिमेम्बर, जिसमें आपने उनके फैमिली को भी दिखाया है, उनके हस्बैंड को, हाँ। उनकी बेटी को, छोटी बेटी को भी दिखाया है। तो उसमें से बहुत कुछ कहानियां तो ऐसी है जिसको पढ़ने के बाद में बुक एक बार रखनी पड़ती है कि पर हम सोचें कि उसमें क्या हुआ और फिर आगे की कहानी हम पढ़ेंगे। सो हाँ, इसमें ये वाली कहानी वाक़ई में बहुत ही खूबसूरत है। और कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं जिसमें हम फैमिली रिलेशंस, या आपके पेरेंट्स हैं या आपके बच्चे हैं, उन सब के साथ में जो हाँ, आपने तालमेल बिठाया, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये बहुत, तभी मुझे लगा कि ये जो कहानियाँ हैं वो बहुत दिल को छूती है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से है, तो ऐसा लगता है हम कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं इनके साथ। उसी तरह परीक्षित में एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई, वो ये था कि जी, हर कहानी के पहले एक कविता है और साथ में जी। कुछ फ़ोटोज़ भी दी गई है। जैसे इस तरह से कुछ हाँ, डायग्राम्स बनाए हुए हैं, कुछ करेक्ट, फ़ोटोज़ करेक्ट। बनाई हुई है और जो हाँ, पोएम्स इसमें हैं, वो स्टोरी से लिंक्ड हैं। तो इसके पीछे करेक्ट। क्या आइडिया था, या इसमें किन लोगों ने ये बनाया है? कुछ उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि जब ये कोविड का पीरियड चल रहा था, तो हमारी सृजन करके हमने एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, अपना एक चैनल स्टार्ट किया था। तो उसमें हमारी एक टीम थी और उस टीम के साथ उस टीम में ज़्यादातर यंग बच्चे थे और जिनके मन के भाव बहुत अच्छे थे। लेकिन क्योंकि उनको संकोच रहता था कि आजकल हिंदी साहित्य लोग बहुत पढ़ते नहीं हैं, तो पता नहीं कितना पढ़ा जाएगा, कितना समझा जाएगा और उनको ये प्रतीक्षित जब पुस्तक दी और उनके हाथ में गई, तो उनको बहुत अच्छी लगी। तो अचानक से एक दिन ऐसे बात करते-करते मुझे लगा कि साहित्य की बहुत सारी विधाएँ हैं। तो उसमें कहानी अपनी एक विधा है, कविता अपनी एक विधा है, पर मैं एक कॉम्बिनेशन ढूँढना चाहती थी, जहाँ पर कविता और कहानी को एक साथ मर्ज किया जाए। तो मैं इन बच्चों के साथ बात कर रही थी और उन बच्चों को मैंने कहा, तो वो एकदम सहर्ष तैयार हो गए कि ये तो बहुत ब्रिलियंट आइडिया है, हमें भी कुछ करने को मौका मिलेगा। तो उन्होंने अपने हाथ में प्रतीक्षित पुस्तक ली और हर किसी ने अपनी 2-2 3-3 कहानियाँ चुनी, जो उनके दिल के नज़दीक थी और उस कहानियों पर उन्होंने चिंतन-मनन किया और उसके बाद ये खूबसूरत कविताएँ निखर कर आईं। तो ये पूरे का पूरा मेरा टीम सृजन को इसका श्रेय जाता है कि आइडिया ज़रूर मेरे दिमाग में कहीं पनपा था कि एक ही पुस्तक हो जिसमें कहानी भी हो, इलस्ट्रेशन भी हो और कविता भी हो। तो बिकॉज़ ऑफ माय टीम ये संभव हो पाया और रौनक बंका, डॉक्टर प्रियंका कलंत्री, रिया त्रिवेदी, मानस और तरुण, ये सब मेरे साथी भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं और मेरी टीम के मेंबर भी हैं जिनके कारण से एक ये नई विधा डेवलप हो सकी। और जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने ये अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया है। राइट। तो हम लोगों ने इसको जो हम प्रतीक्षा का 3rd संस्करण लेकर आए,
उसमें हमने इसको प्रकाशित किया। जी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे जिस तरह से आपकी जो पोएम्स हैं, वो बिल्कुल लिंक करती है कहानी के साथ में। प्लस वो जो फ़ोटोग्राफ्स इसमें लगाई हुई है, जो इलस्ट्रेशंस लगाए गए हैं, वो इसमें एकदम चार चाँद लगा रही है। तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें निखर के आई और एक यूनिक फीचर है जो अभी तक नहीं देखा गया है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा था जब ये चीज़ इसमें आई। उसके अलावा जैसे हम कहते हैं कि जो लिखता है वो पढ़ता भी है। ये बहुत ही कॉमन थिंग है जी, जो बहुत ही जानी-पहचानी है। और आपके पीछे जो बुक कलेक्शन है उसको देख के मुझे लग भी रहा है कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है। सो जी। कैसी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? आप कहानियों में ज़्यादा रुचि रखते हैं, कविताओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं? जैसे कि आपने मुझे मेरा देखा होगा, तो देखकर ही समझ में आता है कि मुझे कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे स्पेशली शिवानी, प्रेमचंद ये और शरद चंद्र ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और कहीं न कहीं मेरे लेखन में आपको उनकी झलक भी दिखाई देती होगी। जी, और इसके साथ ही मेरे पापा खुद भी बहुत अच्छा लिखा करते थे, ओके, तो मतलब लिखा करते हैं, अभी भी लिखते हैं वो। तो कहीं न कहीं मैं उनसे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ और मुझे लगता है कि भारी भरकम आर्टिकल या भारी भरकम लेख और कविता को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन साधारण भाषा में लिखी गई कहानियाँ आपके मन के करीब पहुँचती हैं, ये मेरा मानना है। राइट, तो बस उसी चीज़ से प्रेरित होकर मैं पढ़ती हूँ इस तरह की कहानियाँ और सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रेरणा हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित हुई वो इस बात के लिए क्योंकि आजकल एक नॉर्मल सा ये हो गया है कि लोग हिंदी पढ़ना नहीं चाहते। पर मैं चाहती हूँ कि हिंदी लोग पढ़ें, तो इसके लिए ही मैंने हिंदी में थोड़ा लिखना शुरू किया और लिखते-लिखते फिर कुछ-कुछ फ्रेंड्स मिले, कुछ-कुछ शुभचिंतक मिले, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी। और अगर सही मायने में कहूँ, तो नारायण रे की सत्संग परिवार की संस्थापिका राज दीदी ने मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया और मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया और आपके सामने फिर ये दोनों पुस्तकें आ गईं। जी, बिल्कुल। एक्चुअली यही चीज़ है कि हिंदी थोड़ा कम हो रहा है, ऐसा हमें लगता है, मुझे भी एक्चुअली काफ़ी बार लगा बट इन दिनों मैं काफ़ी सारे ऐसे लेखकों से भी मिली और प्लस कुछ ऐसी बुक्स भी मुझे मिली जो बहुत अच्छी है। मुझे भी मुंशी जी की किताबें बहुत प्रभावित करती है और मैं बहुत ही स्पेसिफिकली उनकी बुक्स पढ़ती हूँ और हिंदी कहानियाँ स्पेसिफिकली पोएम्स में थोड़ा-सा मेरा हाथ तंग है बट हाँ, जो कहानियाँ हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं उनमें बहुत प्रेफ़रेंस रखता है मेरा और हिंदी के ऊपर हमारे चैनल पे भी जैसे काफ़ी वीडियोज़ भी हैं और भी हमने वीडियोज़ बनाए हैं, जो स्पेसिफ़िकली हुँ, हिंदी बुक्स पे हैं और हिंदी ऑथर्स के लिए हैं। हुँ। तो हाँ, ऐसा लगता है बट हाँ, थोड़ा बहुत रुझान वापस हो रहा है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आजकल मैंने फिर देखा है कि थोड़ा बहुत रुझान हिंदी की तरफ हाँ, जा रहा है और लोग पढ़ने लगे हैं, दोबारा पढ़ने उसमें लगे हैं। आने लगे हैं। प्लस जो चीज़ें ट्रांसलेशन है, जो और रीजनल भाषा में लिखी जा रही है, वो भी आजकल हुँ, वापस थोड़ा ट्रेंड में आ रही है वापस। तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी है और हम कोशिश करते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू हम उन चीज़ों को बढ़ावा दें ताकि कुछ चीज़ें हमारी तरफ से भी ऐड हो पाएँ। उसके अलावा जैसे ऐसा बहुत बार होता है जब हम लिखने जा रहे हैं तो कुछ दिन तो हम बहुत अच्छा लिख पाते हैं फिर उसके बाद एक ब्लॉक सा हो जाता है कि नहीं अब लिखने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है या किस तरह से हम उसे लेके जाएं तो वो चीज़ें आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए कनिका जी ये जो लिखना है दिस इज़ अ प्रोसेस। तो जैसा आपने कहा कई बार तो बहुत अच्छा लिखा जाता है, कई बार बिल्कुल लिखने का मन नहीं होता या कई बार अपना लिखा हुआ ही पसंद नहीं आता। बिल्कुल। तो ये कंटिन्यूटी एक बनी रहती है, कभी बहुत अच्छा, कभी कम ऐसे कर कर। कई बार आपकी व्यस्तताएँ होती हैं, कई आपके और भी काम होते हैं, जो आपके लेखन को प्रभावित करते हैं। राइट, लेकिन आपका लेखन के प्रति जो चिंतन होता है, वो निरंतर चलता रहता है। राइट, और उसके लिए जैसे मेरे जीवन में भी ऐसा आता है, उतार-चढ़ाव होते रहते हैं, कभी लेखन बहुत लिखने का मन कर रहा है, ऐसा लगता है कई बार 15-15, 20-20 दिन में मैं एक कहानी को पूरा करती हूँ और कई बार महीने-महीने भर कुछ नहीं लिख रही होती हूँ, लेकिन मन के अंदर वो लिखावट चलती रहती है। और जब भी कोई पॉइंट, जब भी कोई ख़ास बात या कब जब भी कोई नया शब्द मुझे प्रेरित करता है, मैं फटाफट उसको लिख डालती हूँ। कभी अगर रात को आधी रात को सोते वक़्त भी मुझे कोई ख़्याल आया, कोई विचार आया, जो मुझे लगता है वाओ! दिस इज़ सच अ नाइस थिंग इसके ऊपर एक स्टोरी बन लिखनी चाहिए, करनी चाहिए, तो मैं तुरंत उठती हूँ और उसको बुक में लिख लेती हूँ। और फिर जब मेरा आज मन करता है कि आज समथिंग कुछ अच्छा लिखने का मन है, तो मैं उनको खंगालती हूँ एक बार। और फिर किसी चीज़ से राइट, कोई एक अच्छा-सा पॉइंट जो मुझे बहुत उसमें से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 8, 10, 15, 20 पॉइंट होते हैं। उसमें से कोई एक पॉइंट के ऊपर
विचार और चिंतन चलता है, जो पहले से चल रहा होता है, जो राइट। दिमाग में सेट होता है, वो चिंतन धीरे धीरे आपके पन्नों पर आने लगता है और एक कहानी बन जाती है। जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं कि एक करेक्ट। चीज हमारे माइंड में चल रही है तो वो कहीं ना कहीं तो रूप लेगी, और जितना अच्छा उसको हम लेके जाएं उससे उतना ही अच्छा प्रभाव भी आएगा, हमारी कहानी में भी उतना ही प्रभाव आएगा। सही, मैं वो यही कहना चीज चाहती हूँ राइट। कनिका जी कि हाँ। लेखन ना एक प्रक्रिया है। राइट। जरूरी नहीं है कि आप पेपर और पेन से लिख रहे हो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस, जैसे आपने सबकॉन्शियस माइंड को बोला, हाँ। कि आपके मस्तिष्क में बैक ऑफ द माइंड वो हर वक्त लिखता रहता है। और जब आप उन पॉइंट्स को एक बार जॉट डाउन कर लेते हैं और उन पॉइंट्स को गो थ्रू करते हैं, तो वो पीछे जो लिखा हुआ है तुरंत आपके सामने आ जाता है। तो आपके लिए वो लिखना और उस लेखन को संवारना बहुत ईजी हो जाता है। मैं यही टेक्निक अपनाती राइट, राइट, सही, वो बात भी सही है, क्योंकि कुछ टाइम उस पे जब तक हम फोकस नहीं करेंगे तो हो सकता है 2 दिन बाद में हमें लगे कि हमने क्या लिख दिया। तो वो चीज उसको फ्यूल अप करती है, वो चीज उसके अंदर पॉइंट्स ऐड करती है। दैट इज सो ट्रू। रिसेंटली मैंने कल परसों एक बुक खत्म करी, काफी पॉपुलर बुक है, वर्जीनिया हूँ। वुल्फ की बुक है, एक वंस ओन रूम करके, जिसमें वो कहती हैं हम्म। कि हमारा खुद का एक रूम होना चाहिए जिसमें हम बैठ के करेक्ट। सोच सके। यानी वो इस तरह से उसको लेके जाती है कि हमारा खुद का एक टाइम होना चाहिए कि हम टाइम उसमें होना सोच चाहिए। रहे हैं। तो क्या आप भी उससे विचार से एग्री करते हैं या किस सेंस? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। कि जिसको बोलना चाहिए मी राइटिंग टाइम। मेरे राइट। जीवन, मेरे मन में भी वो एक मी राइटिंग टाइम है, हम्म। जहाँ मैं और स्पेशली जैसे आपने कहा, या तो ये अर्ली मॉर्निंग का समय होता है या लेट नाइट का समय होता है, जिस वक्त मैं पूरा का पूरा फोकस सारी चीज़ों से, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ हाउस वाइफ, बहुत सारी राइट। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उन सब से ध्यान हटाकर मैं पूरे का पूरा फोकस लेखन के प्रति करती हूँ। मैं जैसे आपको बताना चाहूँगी, जो मेरी प्रतीक्षित पुस्तक है, मेरे को लिखने का शौक बचपन से था, लेकिन अपने ज़िम्मेदारियों के चलते कभी उस पे फ़ोकस नहीं किया कि पुस्तक लिखूँ। लेकिन मेरा 50th बर्थडे नज़दीक आ रहा था, और बच्चे और मेरे जीवन साथी सभी का ये मानना था कि तुमको अभी अपना कृतियाँ सामने लानी चाहिए। तो मेरा बेटा, मतलब उसने मुझे लेकर गया, मतलब वो मेरे साथ माथेरान, एक बॉम्बे के पास एक छोटा हिल स्टेशन है, जहाँ पर हम गए। और जो मैंने पूरा तैयार था, जो कि जिसको बोलना चाहिए ना, हाफ कुक्ड राइट। मील हमारे साथ थी, और उसको फुल कुक मील में मैंने वहाँ जाकर परिवर्तित किया। तो राइट। मेरा फ़ोन साइलेंट पे रहता था। वो मेरी पूरी देखभाल करता था, कब मुझे खाना खाना है, कब मुझे सोना है, कब मुझे दैट्स रेस्ट सो करना है। स्वीट। और उस वक़्त मैंने वो अपनी हाफ कुक मील को फुल कुक मील में परिवर्तित किया, और इसी कारण मैंने टाइटल भी ये रखा कि बहुत बरसों से मेरी कहानियों को पब्लिश होने की प्रतीक्षा थी, और वो अप्रतीक्षित पुस्तक अब सबके सामने आई। वाओ, तो वो दैट्स सो एक गुड। जो टाइम है, वो आपको रखना ही पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, आप बहुत थक जाते हैं, और उस राइट। थकान के वक़्त मेरे लिए अपनी थकान को दूर करने का बेस्ट तरीका है अपनी कहानी पर चिंतन करना। और उस वक़्त दैट्स मैं सो बोलती हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल। थकी हुई हूँ। हाँ, तो वो कभी अर्ली मॉर्निंग का समय होता है, कई बार ऐसा होता है आफ्टरनून में घर में कोई नहीं है, तो वो राइट। करीब आफ्टर लंच के बाद से लेकर करीब 4 बजे तक का समय मैं अपने लिए रखती हूँ, जिस वक़्त मैं अपनी कहानियों के बारे में सोच सकूँ, लिख सकूँ। कई बार वो आधी रात को भी समय होता है कि ऐसा राइट। लगा कि नहीं, कोई विचार आ गया मन में, हम्म। तो उस वक़्त ही नहीं, अभी मुझे कोई फिक्स समय नहीं है, लेकिन जब वो समय होता है तो मैं आउटर वर्ल्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर वो उन पर राइट। विचार करती हूँ, और उनको सब पन्नों पे उकेरती हूँ। और कई बार पूरी-पूरी कहानी लिखने के बाद मेरे क्रिटिक हैं, मेरी फैमिली, उनको सुनाती हूँ। कई बार पूरी कहानी लिखने के बाद पूरी की पूरी कहानी परिवर्तित करनी पड़ती है। उनको लगता राइट। है इसमें ये अच्छा नहीं है, या ये ठीक नहीं लग रहा है, शब्द अच्छे नहीं हैं, या प्रवाह अच्छा नहीं है। तो राइट। वो सारी चीज़ों को टेक्निकली वो लोग देखते हैं। जब मैं लिख रही होती हूँ, मैं इमोशन से लिख रही होती हूँ। इमोशंस। मेरा बेटा खुद भी एक अच्छा राइटर है, तो वो जी। टेक्निकल एस्पेक्ट्स मुझे काफ़ी समझाता है। मेरी हम्म। बेटी है, वो भी मुझे काफ़ी बताती है कि मुझे ये लाइन अच्छी नहीं लगी, या ये शब्द अच्छा नहीं लगा। मेरे जीवन साथी भी मुझे गाइड करते हैं। तो वो एक लंबे समय से जो कहानी पर काम चल रहा था, जो कहानी बाहर आती है, पूरा उसके ऊपर सारे क्रिटिक्स की, अपने फैमिली क्रिटिक्स की राय लेकर, फिर उसके बाद मैं फाइनलाइज़ उस कहानी को रूप देती हूँ। तो लंबा समय जाता है, लेकिन मन का एक संतोष होता है कि मैं जो भी दे रही हूँ, मेरे खुद के मन के भाव हैं, और अच्छे हैं, और पॉज़िटिवली समाज को कुछ मिल रहा है। तो बिल्कुल। बस इसी तरह से कहानी की प्रक्रिया चलती है।
ये तो आपने मेंशन किया कि आपका 50th बर्थडे था, अगर आप बोलते नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि आप इतना एक्सपीरियंस इसमें लेके आ रहे हैं। तो दैट इज़ सो ब्यूटीफुल कि इतना अच्छा गिफ्ट आप दे रहे हैं आपकी फैमिली की तरफ से और हमारे समाज को मिल रहा है, दैट इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल। सो या जैसे अभी हमने बात करी कि आपने प्रतीक्षित के टाइटल के बारे में बताया, तो वैसे ही दूसरी वाली जो बुक है आपकी, ये ज़िंदगी फिर भी गुलज़ार है, इसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहें, इसमें जो स्टोरीज़ है या इसके टाइटल के बारे में? जो ये कोविड का पीरियड चल रहा था, ये जो मेरी बुक है जिंदगी फिर भी गुलजार है, कि पूरे के पूरे कोविड कोविड पीरियड के ऊपर आधारित है। जब ये कोविड पीरियड चल रहा था, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग्स सामने आते थे, और उन फीलिंग्स के बाद बहुत सारी चीजें आप सुनते थे, बहुत सारी चीजें आप पढ़ते थे, तो अंदर तक वो आपको ना पिंच करती थी। और ऐसा लगता था कि अगर ये सब चल रहा है तो क्या फिर हम वापस वैसी जिंदगी जी पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि वी बिलीव इन पॉजिटिविटी, तो कहीं ना कहीं लगता था ठीक है ना, ये है तो क्या हुआ, लेकिन जिंदगी फिर भी गुलजार रहेगी ही रहेगी। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरे कोविड पीरियड को देखा, उस पूरे, और कोई भी हाउस हेल्प नहीं है, सब कुछ खुद मैनेज करना है, लेकिन फिर भी अपना 100% देकर ये खुद को प्रूव करना कि वी कैन मैनेज एवरीथिंग वेरी नाइसली। और मेरा लेखन कार्य कहीं भी बिकॉज ऑफ दिस रुकना नहीं चाहिए। ये मेरा खुद के साथ चैलेंज था, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि घर में फैमिली मेंबर्स है, सारे लोग हैं, हेल्पर्स नहीं है, तो सब कुछ खुद मैनेज करना है, तो बहुत सारी चीजें छूट रही हैं। पर मैंने खुद से वादा किया कि नहीं, मैं कुछ भी चीज नहीं छोड़ूंगी। और आप बिलीव करेंगे कि उस दौरान ये अंदर का जो मोटिवेशन था, इसने मुझे बहुत सारी चीजें मैंने वैसी की जो कभी भी नहीं की थी। तो मैंने वो टारगेट रखा था कि हर एक वीक में एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे काम करूंगी, और मैंने वो एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे काम किया और उसको कहानियों का स्वरूप दिया, लिख कर रखा। फिर फाइनल वो जिस तरह से आगे आगे बढ़ते गए, तो आफ्टर कोविड, मतलब बल्कि मैं कहूँगी नॉट आफ्टर कोविड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड हमने इस बुक को लॉन्च किया। राइट, एक्चुअली कोविड में वाकई में बहुत सिचुएशंस भी ऐसी हो गई थी, नेगेटिविटी भी थी, और उसमें खुद को मैनेज करके चल रहे थे हम, सबके लिए बहुत ही स्ट्रगल था। तो सच कहूँ ना कनिका, मन के अंदर एक ऐसा विचार रहा हमेशा ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, कि जो चल रहा है पता नहीं कब तक खत्म होगा और कब तक हम इससे बच के रह सकेंगे। तो मेरे मन के अंदर हमेशा से रहा है, और हमेशा आज भी यही चाहती हूँ, आज भी उस परमपिता से यही प्रार्थना करती हूँ कि जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं, और तो हमेशा लगे कि अपने अंतिम समय को भी सार्थकता प्रदान की। तो वो जो भाव था अंदर से, तो उसने मुझे बहुत अधिक मोटिवेट किया कि मैं लोगों के संवेद को, लोगों के भावों को, एटलीस्ट कुछ नहीं तो कहानियों के, मैं और कुछ जानती नहीं हूँ, मुझे सिर्फ कहानियां लिखना आता है, तो कहानियों के माध्यम से लोगों को पहुंचा सकूं कि अगर ईश्वर ना करे मेरे को कुछ ऐसे माहौल से निकलना पड़े, तो एटलीस्ट मुझे ये सेटिस्फेक्शन रहे कि मैं अपने समाज को कुछ दे सकी, और जो लक्ष्य था मेरे जीवन का मैं उसको पूरा कर सकी। तो एक भाव कहीं ना कहीं मन के अंदर था, जिसने मुझे बहुत अधिक मोटिवेट किया। तो आई थिंक यहाँ ये चीज जो है, जिंदगी फिर भी गुलजार है, जरूर पढ़नी चाहिए, बिकॉज इसमें 2-3 कहानी है जो मैं स्पेसिफिक मेंशन करना चाहती हूँ। जैसे एक तो इसमें है मिसेस राय चौधरी, और ये पहली ही कहानी है, बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे ये वाली कहानी। और एक है आखिरी वादा। ये 2-3 कहानी तो ऐसी है जो मुझे ऐसा लगा कि ये तो जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप पूरी बुक नहीं भी पढ़ रहे तो भी आप ये 2-3 कहानियां तो जरूर पढ़ें। और इस तरह से लिखी हुई है, ये मुझे मेरी पर्सनल फेवरेट्स में आती है। सो इसके लिए तो स्पेशल थैंक यू कि बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी आपने दी है। तो ये दोनों ही किताबें मैं वापस मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि कोविड के दौरान मैं काउंसलिंग, जो मेरा एज ए प्रोफेशन मैं काउंसलर भी हूँ। सो वो जो काउंसलिंग के दौरान बहुत सारे लोग मेरे सामने आते थे, जो ऑनलाइन काउंसलिंग चलती थी, उस ऑनलाइन काउंसलिंग में लोग बहुत सारे अपनी समस्याएं सामने रखते थे, और उनको वो काउंसलिंग करना 1-to-1 काउंसलिंग, क्योंकि पर्सनली पॉसिबल नहीं था, तो वो सब कुछ ऑनलाइन चलता था। तो उनको जब हम चीजें वो सोल्यूशन देते थे, तो उनके पास हमेशा एक क्वेश्चन आता था, क्या ये पॉसिबल है, और क्या इससे भी बेस्ट सोल्यूशन है क्या इस चीज का। तो वो जो क्या इस चीज का बेस्ट सोल्यूशन है, उस चीज ने मुझे बहुत अधिक मोटिवेट किया फॉर इस बुक के लिए, कि कुछ भी हो जाए जीवन में,
जो भी चल रहा है हम दृढ़ता से उसका सामना करेंगे और अपनी जिंदगी को गुलजार रखेंगे। इसीलिए इस पुस्तक का नाम भी मैंने जिंदगी फिर भी गुलजार रखा। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ फिल्मी सा लगा ये नाम, पर पता नहीं क्यों समहाउ मैं इसी टाइटल से रिजोनेट कर पाई खुद को, अपनी कहानियों को। और वो काउंसलिंग के दौरान जो फेज था, उस फेज ने मुझे बहुत 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 ज्यादा प्रेरणा दी और बहुत सारा लेखन सामग्री दी, और ये पुस्तक सामने आ पाई। बहुत नहीं, मुझे तो एक्चुअली ये टाइटल बहुत अच्छा लगा। कुछ रिलेटेबल भी है और कुछ हो सकता है कि क्योंकि पढ़ते हैं इसी फील्ड में पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत टाइटल लगा मुझे। तो टाइटल से भी पिक करने का मन किया इस बुक को कि काफ़ी प्यारा सा टाइटल है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये किताब। वापस से मैं बता रही हूँ जो हमें सुन रहे हैं, हम आज 2 किताबों के बारे में बात कर रहे हैं, प्रतीक्षित और जिंदगी फिर भी गुलजार है। इन 2 के बारे में हमने आज बात करी है। खूब सारी कहानियां हैं इसमें, जिन्हें कहानियां पढ़ने का शौक है, जो हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, कहानियां सुन रहे हैं, उनके लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। आप इसे ज़रूर पढ़ें और आपको जो भी क्वेश्चंस है आप मैम से यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। मैम एक लास्ट मैसेज अगर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ लेखक हमें देख रहे हैं या जो पाठक हमें सुन रहे हैं, उनके लिए अगर आप कुछ लास्ट मैसेज। मैं लेखकों के लिए एक बात स्पेशल कहना चाहूंगी कि जब हम लिखते हैं तो हमारा सारा का सारा ध्यान हमारी भाषा पर चला जाता है, और हम ऐसा लिखना चाहते हैं कि हम बहुत साहित्यिक भाषा लिखें ताकि लोग हमें बौद्धिक समझें। लेकिन मेरा मानना है कि वही कहानियां पढ़ी जाती हैं, वही कहानियां लोगों द्वारा सराही जाती हैं जो आम भाषा में होती हैं और जो आपके इमोशंस के नजदीक होती हैं। तो नए लेखकों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि भाषा की क्लिष्टता या भाषा बहुत हाई लेवल की हो, उस पे जाने की बजाय आम भाषा में लिखने की कोशिश करें। और शायद हिंदी साहित्य को लोग कम पढ़ रहे हैं, उसका रीजन ये है कि जो बड़े साहित्यकार हैं वो क्लिष्ट भाषा में और प्योर साहित्यिक भाषा में लिखते हैं, जो कि आम जनता को समझ कम आती है। तो अगर आप जनरल आम भाषा में लिखेंगे तो आपकी पुस्तकें पढ़ी भी जाएंगी और सराही भी जाएंगी। और पाठकों को मैं हमेशा कहना चाहूंगी कि, और मुझे लगता है सभी पाठक मुझसे इस बात से सहमत भी होंगे, कि जो भाव आपको अपनी मातृभाषा में मिलता है वो भाव आपको किसी भी और भाषा में नहीं मिल सकता। तो अपनी मातृभाषा की पुस्तकें अवश्य पढ़ें, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो। तो अपने जो आपकी मातृभाषा है उसके साहित्य को जरूर समझें, तभी आप अपने आप को अपने जोन से, अपने एरिया से और अपनी मातृभूमि से कनेक्ट कर पाएंगे। करेक्ट। हमारे और पास विदेशी भाषाएं तो पढ़नी ही है ताकि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें, अपना नॉलेज बढ़ा सकें। जरूर पढ़िए, लेकिन अपनी मातृभाषा को सर्वोपरि रखिए और आगे बढ़िए। वही हमें अक्सर कहती हूँ, ये काफी रिपीटेड हो चुका है अभी, बट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारे इंडिया में या जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में हमारे हर कोने में एक ऐसी कहानी है कि अगर हम उन्हें भी पढ़ने जाएं तो हमें बहुत सारी कहानियां मिल जाती है। तो हाँ, वो चीज़ें तो हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए, मेरा भी यही मानना है। और आजकल थोड़ा है ट्रांसलेशंस पे हम काफ़ी बातचीत कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशंस में भी हमारे पास बहुत सारे से आते हैं जो रीजनल वर्क है, जैसे बंगाली लिटरेचर बहुत फेमस है और उसको हम ट्रांसलेट करके पढ़ रहे हैं अभी इंग्लिश में या हिंदी में। तो उसमें भी वो चीज़ जो वो एक्चुअल में लिखना चाह रहे थे, वो चीज़ हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते, वो हमें हमारी ही भाषा में मिलता है और वो वहीं पे हमें समझ में आता है। तो आई थिंक हाँ, हमारी जो ओरिजिनल भाषा जिसमें लिखा गया है उसमें पढ़ने का जो मजा है वो और किसी भाषा में नहीं आएगा। स्पेशली कनिका जी, मैं आपको यहाँ के बीच में रुक कर कहना चाहूंगी कि कहानियों के साथ ना ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहानियों में जब तक भाव नहीं है वो कहानी पूर्णता नहीं होती। ट्रांसलेट करते हैं पर वी डोंट वांट द ट्रांसलेशन, वी वांट द ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ आपका एक एक भाव उतर कर आए। और वो एक एक भाव तभी उतर कर आ सकता है जबकि जो स्वयं लिख रहा है या उस लेवल का जो उसने हमारी लिखी हुई बात को उतने गहरे तक अपने भीतर उतारी है, तो वो जो ट्रांसलेशन करता है या वो ट्रांसफॉर्मेशन जो करता है आपकी लेखनी का, वो सर्वोत्तम होता है। तो जैसे आपने कहा, अगर हमें सेल्फ हेल्प की बुक पढ़नी है तो वो ट्रांसलेशन में हमें पढ़ने में मजा आता है। लेकिन हम स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, कोई नॉवल पढ़ना चाहते हैं या कविताएं पढ़ना चाहते हैं, उनका भाव तभी आएगा जब आप खुद उन भावों को उतर कर समझोगे। और वो आप भाव तभी समझ सकते हैं जब आपने उस भाषा को जाना हो, उस भाषा को समझा हो। राइट, सो ट्रू।
So this was all from our side in this interview. Thank you so much मैम. मैं आपको दोबारा थैंक यू। थैंक यू कह रही हूँ क्योंकि आपने हमें ज्वाइन किया, आपने अपना टाइम निकाला. सो थैंक यू सो मच. और आई होप जो हमें दिख रहे हैं उनको बहुत मज़ा आएगा ये बुक्स पढ़ के. सो आप ज़रूर पढ़ें, अपने व्यूज़ हमें दें. और अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हम मैम तक वो क्वेश्चंस ज़रूर पहुंचाएंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने क्वेरीज का जवाब मिलेगा. और उसके साथ साथ में थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, आप सभी के लिए. कनिका जी, मैं आपको और अपने दर्शकों को भी बहुत सारा धन्यवाद कहना चाहती हूँ. आपको विशेष तौर पे धन्यवाद अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे आमंत्रित करने के लिए और मेरे मन के भावों को अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए. दर्शकों का बहुत धन्यवाद मेरी पुस्तकों के बारे में जानने और मुझे सुनने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. फिर से हम आपके लिए एक अलग वीडियो, एक अलग इंटरव्यू लेके जल्दी ही आएंगे. तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग.